अच्छा जी, हमने आज स्टार्ट करना है ओपेरॉन्स के हवाले से। और ओपेरॉन्स जो है उनके बारे में हमने जो है वो कल डिस्कशन क्या की थी। हमने ये कहा था कि ये ऐसे जो है वो मेरी आवाज़ नहीं आ रही। नवाज एक दफ़ा ना एग्जिट होके एंटर हो, क्योंकि मेरा तो माइक ऑन है, माइक्स ऑन है। तो बाकियों को आ रही है। आप एक दफ़ा एग्जिट होके एंटर हो। तो मैं ये कह रहा था कि ये ओपेरॉन जो है ये असल में इसको इसके बारे में हमें जो कल पता लगा वो ये था कि जो ओपेरॉन है वो एक ऐसा जीन्स का क्लस्टर है जिसके अंदर किसी भी एक प्रोडक्ट को मेटाबोलाइज। अब इसमें दोनों काम हो सकते हैं। आप उसको एनाबोलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, एनाबोलिज्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। और आप इसको कैटाबोलिज्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोनों कामों के लिए आप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। और अब आप इसमें देखिएगा कि फॉर एग्जांपल ये जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, ये 4 तरह के इसमें जीन्स हैं, ठीक है। और फिर हमारी ये बात हुई थी कि जो ओपेरॉन होता है उसमें जीन के क्लस्टर से पहले कोई एक ऐसा जो है वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसको आप कहते हैं ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर होता है इसकी वजह से आपने इसका नाम रखा होता है ओपेरॉन। और उससे पहले वो चाहे जितना भी लेंथी हो वो कहलाता है प्रोमोटर, ठीक है। प्रोमोटर जो है वो कहलाता है। और ये प्रोमोटर जो है ये एक ऐसा ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है कि जो बेसिकली अपने साथ किसको अटैच कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ आरएनए को अटैच करके, तो वो यहाँ से आरएनए की जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करवा के आरएनए को आगे मूव करवा सकता है। सो ये काम प्रोमोटर कर सकता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि प्रोमोटर करेगा भी तो वो भी ऑपरेटर की मर्जी से। यानी ओपेरॉन जो है वो ओवरऑल एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एरिया है किसी भी जीन में जो कि बगैर ऑपरेटर की मर्जी से नहीं चलता। अब यहाँ पर आपको याद होगा कल हमने दो तरह के ऑपेरॉन्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था इंड्यूसिबल, जिसको हम जो है वो ऑन कर सकते हैं। और एक हमने पढ़ा था रिप्रेसेबल, जिसको जो ऑन होता है और उसको हमें ऑफ करना होता है। और इसमें एक एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी। इंड्यूसिबल में हमने लैक ओपेरॉन की एग्जांपल पढ़ी थी। जो दूसरा था वो ट्रिप ओपेरॉन था, ठीक है। हम लैक ओपेरॉन को कंटिन्यू करते हैं। लैक ओपेरॉन के बारे में हमने ये कहा था कि लैक ओपेरॉन जो है ये इसकी एक प्रोटीन होती है जो कि इसको ऑन करने के उसमें आती है, क्योंकि ये जो लैक ओपेरॉन है ये असल में एक अदद इंड्यूसेबल ओपेरॉन है, ठीक है। अब लैक ओपेरॉन जो है इसकी ये रिप्रेसर प्रोटीन है और ये वो प्रोटीन सॉरी ये इसकी एक्टिवेटर प्रोटीन है, क्योंकि लैक ओपेरॉन आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर ये ऑफ होता है। तो इसको एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। तो ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन है इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें जो है वो कोई एक ऐसा कंपाउंड चाहिए होता है जो इसमें फिट हो जाए। वो कौन सा कंपाउंड होता है बेटा? वो कंपाउंड होता है जिसको आप कहते हैं एलोलैक्टोज। ये हमने कल यहाँ से अब आज का लेक्चर शुरू हो रहा है, कल के लेक्चर से आगे। एक कंपाउंड होता है एलोलैक्टोज। याद रखिए बैक्टीरिया जो है उसकी सराउंडिंग में अगर लैक्टोज आ जाए ना, सराउंडिंग में अगर लैक्टोज आ जाता है उसमें क्या होगा कि वो लैक्टोज आएगा बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरिया उस लैक्टोज के सेल को जो है लैक्टोज को सेल में एब्जॉर्ब करेगा। लैक्टोज एंटर हो गया सेल में। अब इस लैक्टोज को कुछ ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं बैक्टीरियल सेल में, नेचुरली मौजूद होते हैं, ये हर वक्त मौजूद होते हैं। ये एंजाइम जो हैं ये लैक्टोज को अपने एक्शन के जरिए जो बाहर से लैक्टोज आई है, फॉर एग्जांपल आपकी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो हैं उनको जो लैक्टोज है वो मिलती है। आपने मिल्क मिल्क जो है वो पिया और जो है वो लैक्टोज पहुंच गई आपके इंटेस्टाइन में। अब उनको जो इंटेस्टाइन में लैक्टोज मिलेगी तो वो सबसे पहले लैक्टोज जैसे ही सेल में एंटर होगी तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एंजाइम के जरिए एलोलैक्टोज में। अब ये एलोलैक्टोज सिर्फ कब बन सकती है? जब सराउंडिंग में क्या मौजूद हो? लैक्टोज मौजूद हो, वरना ऑब्वियसली एलोलैक्टोज नहीं बन सकती। अब ये एलोलैक्टोज जो है ये बेसिकली एक अदद आप यूं कह लीजिए कि ये एक अदद इंड्यूसर है। ये क्या करेगा? ये सीधा जाके इसमें अटैच होगा। जब ये इसमें एक दफा अटैच हो जाएगा तो अब और कीजिएगा, ये अटैच हो जाने के बाद इसकी शेप को कर देगा सीधा। ये अभी जो है वो अपनी इसकी कॉन्फॉर्मेशन जो है वो टिल्ट हुई हुई है। यहाँ पर अब आप देखिए इसकी शेप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। और ये स्ट्रेट हो जाने के बाद जैसे ही ये इसके पास पहुंचेगा ये इसको एक्टिवेट कर देगा। और एक्टिवेट करते ही उसके बाद जो आरएनए होगा वो यहां से आगे मूव करने के काबिल होगा। दिस इज द नॉर्मल फिनोमिना।
याद रखिए ये वो फिनोमिना है जिसको आप कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, और ये बहुत से ऐसे होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जो ये काम कर सकते हैं। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली लैक्टिक, याद रखिए एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, और यहां से आपका फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फर्मेंटेशन का कितना गलत कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जाता है और फर्मेंटेशन का असल कॉन्सेप्ट क्या है। याद रखिए यहां पर क्या कहता है, वो कहता है कि लैक ओपेरॉन only turns on if glucose is deficient। सिर्फ तब ऑन होता है व्हेन ग्लूकोज इज डेफिशिएंट। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ग्लूकोज डेफिशिएंट होगा तो फिर उसको जो है वो किस तरफ जाने पर मजबूर होगा, वो लैक्टोज को जो है वो करने पर मजबूर होगा, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने पर मजबूर होगा। ठीक है, यही बात मैं आमतौर पर किया करता हूं फर्मेंटेशन के बारे में। याद रखिए जब आपको रेडिली ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी तो आपकी बॉडी फर्मेंटेशन की तरफ जाएगी, वरना आपकी बॉडी फर्मेंटेशन की तरफ नहीं जाएगी। अगर अब आप लोगों में से बहुत सौ को पता होगा, क्योंकि आप लोग अक्सर मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं आप लोगों को जो है वो ये बात अक्सर बताया करता हूँ कि जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं उनको शुरू शुरू में सही करवाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आप में से अक्सर को शायद बताया हुआ है कि एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन में क्या फर्क है। हाँ जी, को बताएगा एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन में क्या फर्क है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन क्या होता है, अ ब्रीफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। यू कैरी, ये भी कौन सी बेटा, ये भी वो वाली, ये भी बेसिकली वो वाली ऑक्सीजन। ये भी बेसिकली किनके लिए रूल यूज होता है, यूकैरियोट्स के लिए। यूकैरियोट्स में फर्मेंटेशन सिर्फ तब होगी जब उनको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगी। जब उनको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी जो है वो फेस करनी पड़ेगी तो वो किसकी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, अपना मेटाबॉलिज्म फर्मेंटेशन की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपीज बनते हैं और फर्मेंटेशन में 2 एटीपीज बनते हैं। आपको लगता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जानबूझ के फर्मेंटेशन करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन टोटली डिफरेंट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक छोटा सा ब्रीफ पीरियड है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंट होते ही उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा कि फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। वरना फर्मेंटेशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि जिसको आप कंपेयर कर सके एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है, उसमें 38 एटीपीज बनते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लैक ओपेरॉन सिर्फ तब ऑन होता है जब ग्लूकोज कम होती है। तो अगर ग्लूकोज कम हो, अगर ग्लूकोज अवेलेबल है ना, तो बैक्टीरिया कभी भी लैक्टोज ओपेरॉन को ऑन नहीं करेगा, वो उसको ऑफ रखेगा। चाहे उस वक्त लैक्टोज भी अवेलेबल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे उस वक्त लैक्टोज भी अवेलेबल है तब भी वो लैक्टोज ओपेरॉन को ऑफ रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ग्लूकोज अवेलेबल होगी, वो लैक्टोज को यूज नहीं करेगा। लैक्टोज को यूज करने में बैक्टीरिया का क्या प्रॉब्लम है, लैक्टोज डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, वो उसको फटाफट तोड़ के एनर्जी निकाल सकता है, जबकि लैक्टोज को वो तोड़ेगा, फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फिर उससे एनर्जी निकालेगा, ये सारा कुछ ये डिफरेंट है। तो लिहाजा लैक्टोज की प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज भी है तो प्रेफर ग्लूकोज को किया जाएगा, अगर ग्लूकोज नहीं है तो फिर लैक्टोज जो है उसको किया जाएगा और उसको जो है वो फिर तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन ग्लूकोज इज स्कार्स, ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज बड़ी जो है वो हुई हुई है, बहुत ही कम हुई हुई है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा बेटा कि यू हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स द लैक ओपेरॉन। अगर जो है वो वाकई अगर लैक्टोज अवेलेबल है, अगर लैक्टोज भी अवेलेबल नहीं है फिर तो जाहिर है बैक्टीरिया बेचारा किधर जाए, फिर कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन जो अगर लैक्टोज अवेलेबल है और ग्लूकोज नहीं है फिर वो जाएगा लैक ओपेरॉन की तरफ। अब प्रॉब्लम ये है कि जो प्रीवियस फिनोमिना आपने पढ़ा है ना, प्रीवियस फिनोमिना बहुत स्लो स्पीड वाला है। मतलब आप यूं फर्ज कर लीजिए, वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे इर्द गिर्द लैक ओपेरॉन कहाँ वर्किंग कर रहा होगा बैक्टीरिया का?
क्या लगता है आप लोगों को? हमारे इर्द गिर्द बैक्टीरिया कहीं लैक ओपेरॉन यूज कर रहा है? लैक्टोज कहाँ होती है? क्या हो गया आज सबको? मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या प्रॉब्लम हो गई है? किधर हैं सब लोग? तो किधर गए हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ भाई, पढ़ना नहीं है आज? सर आवाज तो आ रही है। बड़ा रिस्पॉन्स आता था ये, आज क्लास को क्या हुआ है? मेरा नेटवर्क इशू है कि आपका? क्योंकि आज थोड़ा मेरा भी हुआ थोड़ा सा, इसलिए पूछ रहा हूँ। काफी देर पहले। आज अल्लाह खैर ही करे, अब हम चुप करके बैठ गई है। इसका क्या मतलब समझूं मैं? अच्छा जी, लैक ओपेरॉन जो है, इसका आपने जो पिछले पेज पे फिनोमेना पढ़ा है उसमें आपने क्या देखा कि लैक ओपेरॉन जाहिर है ये वर्किंग हो रही है। लेकिन लैक ओपेरॉन को, ये फिनोमेना जो आपने कल से अब तक पढ़ा है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है। और वो ये है कि दिस फिनोमेना इज टू स्लो। ये फिनोमिना काफी स्लो है। और ये जो फिनोमिना है, इसको ये जो है वो आपने कल क्या पढ़ा था, आखिरी बात आपने ये पढ़ी थी कि ये फिनोमिना किस पर चलता है बेटा? ये फिनोमिना चलता है नेगेटिव फीडबैक पे। ठीक है, ये फिनोमिना नेगेटिव फीडबैक पे चलता है। अब अगली बात आती है कि फिनोमिना नेगेटिव फीडबैक पर चलता है और बहुत स्लो है। तो इस फिनोमिना को फास्ट करने के लिए क्या ऐसा किया जाए कि ये फिनोमिना फास्ट हो जाए, ये फिनोमिना तेज चलना शुरू हो जाए? क्या ऐसी टेक्निक लगाई जाए? ठीक है, इस फिनोमिना को फास्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? आप पॉजिटिव फीडबैक शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब है कि आप एक ऐसा फिनोमिना शुरू कर देते हैं कि जिसमें ये लैक्टोज कैटाबोलिज्म करता है। लैक्टोज कैटाबोलिज्म जो है, उसको करने के बावजूद लैक ओपेरॉन फास्ट से फास्ट वर्किंग शुरू कर देती है। मतलब वर्किंग शुरू होती है, लैक्टोज कैटाबोलिज्म शुरू होता है, और लैक्टोज कैटाबोलिज्म शुरू होते ही ये लैक्टोज कैटाबोलिज्म जो है वो इंड्यूस करता है किसको, कि वो इंड्यूसेस द ओपेरॉन टू प्रोड्यूस इवन मोर एंजाइम्स। यानी ये ओपेरॉन को इंड्यूस करता है कि मजीद एंजाइम बनाओ, और मजीद एंजाइम बना के लैक्टोज को तोड़ो। इसका मतलब ये हुआ कि जब, अब देखें, ये जो फीडबैक है ये पॉजिटिव कैसे है? इसमें स्टिमुलस जो है वो रिस्पांस के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि रिस्पांस जो हो रहा है वो स्टिमुलस की फेवर में है। स्टिमुलस क्या आया? लैक्टोज ज्यादा हो रहा है। रिस्पांस क्या आया? और ज्यादा करो। पहले क्या था, कल मैंने बताया था, स्टिमुलस क्या है? लैक्टोज ज्यादा है। रिस्पांस क्या होता है? लैक्टोज कम करो या जीन ऑफ कर दो। ये नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव क्या है कि स्टिमुलस आया है, आप एक फिनोमिना को मजीद तेज कर देते हैं। दिस इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। इंड्यूसेस द ओपेरॉन टू प्रोड्यूस इवन मोर एंजाइम्स। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं अभी आपको जो है वो आपको बताता हूं। मैंने भी थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था, मैंने ये कहा था कि आपको अंदाजा है कि आपके इर्द गिर्द कहीं पर लैक्टोज फर्मेंटेशन हो रही है, कहीं पर बैक्टीरिया ग्लूकोज के बजाय लैक्टोज को यूज कर रहा है? कोई आपको ये जहन में कोई है? इसका जवाब अब अगर किसी का जहन में आ गया हो तो आप बता दीजिए। जी, इसका जवाब ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो लैक्टोज की फर्मेंटेशन है वो कहाँ होती है? मिल्क में होती है, और जिससे क्या बन जाती है? दही बन जाती है। अब मिल्क में बैक्टीरिया को क्या अवेलेबल नहीं है? ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है। रेडिली क्या चीज अवेलेबल है? लैक्टोज है। लिहाजा वो लैक्टोज को ब्रेक करना शुरू करता है, एंड दैट लैक्टोज ब्रेक डाउन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट। अब लैक ओपेरॉन आपके इर्द गिर्द जो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं वो मिल्क में मौजूद है।
ठीक है, वो लैक्टोज को तोड़ते हैं और उससे आप वो लैक्टिक एसिड बना देते हैं। तो ये वो चीज है जिसमें ग्लूकोज थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हुआ, तो उसको उन्होंने क्या शुरू कर दिया, लैक्टोज का ब्रेकडाउन उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो लैक्टोज जो है वो वहां पर चल रहा है। अच्छा, अब ये है कि जो लैकोपेरॉन है वो अभी मैंने आपको कहा कि लैकोपेरॉन कैन वर्क ऑन पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक पे तो वर्क कर ही सकता है, लेकिन इट कैन वर्क ऑन पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक पे ये कैसे वर्किंग करता है, इस हवाले से अभी मैं अब आपको जो है वो एक पूरी डायग्राम समझाता हूँ, ताकि जो है वो हमें पता लगे कि ये जो ओपेरॉन्स हैं ये इवन उस पर भी वर्किंग कर सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक पर भी वर्किंग कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज पर डायग्राम है। नो, ये वाली नहीं, आगे ये वाली डायग्राम। इस डायग्राम को जो है वो यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जब एक दफा यहाँ पर वो क्या लिखता है, वो कहता है कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम है। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जब एक दफा जो है वो इसमें ना ये साइक्लिक एएमपी जो है वो असल में वो कंपाउंड है जो पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है, यानी कि लैक्टोज का जो है ना वो जो स्पीड है, लैक्टोज कैटाबॉलिज्म की स्पीड है, उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर साइक्लिक एएमपी करता है। अब ये जो है वो साइक्लिक एएमपी ये कैसे एक्टिवेट होता है, यहाँ पर देखिएगा। वो बात करता है कि the mechanism depends on the interaction of an allostatic regulatory protein with a small organic molecule, in this case cyclic AMP। अब ये cyclic AMP जो है ये बहुत सी जगहों पर, बहुत से सेल्स में ये एक मैसेंजर के तौर पे काम करता है, साइक्लिक AMP। ये आप लोगों ने जब आप लोगों ने वो पढ़े होंगे सेल के अंदर जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में, उसमें भी साइक्लिक एएमपी बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर आप देखिए वो क्या कहता है कि द हाई लेवल ऑफ सीएएमपी एक्टिवेट सीएपी। अब एक बड़ी ही जो है वो जबरदस्त बात वो यहाँ करता है, वो कहता है कि जब ग्लूकोज कम होती है तो ये साइक्लिक एएमपी जो है इसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक जो है वो पूरा ओपेरॉन बनाता हूं। पहले मैं बनाता हूं ओपेरॉन किसका, ये मैंने प्रोमोटर बनाया। ठीक है, ये मैंने प्रोमोटर बनाया जिसके ऊपर अटैच होगा क्या, जिसके ऊपर आकर अटैच होना है उसने जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। उसके बाद मैं बना देता हूँ ऑपरेटर जिसके ऊपर आकर एक्टिवेटर ने अटैच होना है। और एक्टिवेटर जो है, या यूं कह लीजिए कि यहाँ से यहाँ पर अगर वो जुड़ा हुआ है, रिप्रेसर जुड़ा हुआ है, तो रिप्रेसर को उतारना है यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इस वक्त क्या है, ये लैक रिप्रेसर है। ये लैक ओपेरॉन को क्या करता है, ये लैक ओपेरॉन को रिप्रेस करता है, ये लैक रिप्रेसर है। और उसके बाद जो है वो इसका जीन मौजूद है, यानी ये वो है। अब इसके बाद जो ओपेरॉन के जीन क्लस्टर है, यहाँ पर कई जीन्स मौजूद हैं। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पर होगा क्या। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है, बेटा बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जी जब लैक्टोज एनवायरनमेंट में होती है तो लैक्टोज जो है उसको बहुत थोड़ी मिकदार को आप किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो एलो लैक्टोज है ये क्या करता है, ये जाकर सीधा अटैच होता है लैक रिप्रेसर के साथ। ठीक है, वहां थोड़ी सी बात डिफरेंट हो गई थी, यहाँ पे बात तकरीबन ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ ये है कि आप इंड्यूसिबल करते हैं ना, उसको जगा देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो रिप्रेसर होगा ये एलो लैक्टोज के अटैच होते ही रिप्रेसर डिटैच हो जाएगा। रिप्रेसर जब डिटैच होगा तो अब गौर कीजिएगा, रिप्रेसर डिटैच होने के बाद इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाएगा ऐसे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाएगा, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये रिप्रेसर जो है इसके ऊपर से उतर गया। रिप्रेसर उतर गया किसकी वजह से, कि इसके ऊपर क्या अटैच हो गया था, एलो लैक्टोज इसके ऊपर अटैच हो गया था, लिहाजा रिप्रेसर जो है वो ये ऑपरेटर के ऊपर से रिप्रेसर उतर गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ था प्रोमोटर के साथ, अब उसको आगे मूव करने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो प्रोमोटर है वो क्या है, वो अब प्रोमोटर के आगे जो ऑपरेटर है वो अब आजाद हो गया, क्योंकि पहले रिप्रेसर मौजूद था, लैक रिप्रेसर मौजूद था। अब आपने क्या किया है, रिप्रेसर को हटा दिया है। नाउ दिस रिप्रेसर हैज गॉन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये रिप्रेसर अब जो है ये आजाद है, या यूं कह लीजिए ऑपरेटर इस वक्त आजाद है।
अब ये आरएनए पॉलीमरेज शुरू करेगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या शुरू हो जाएगी, यहाँ से बेटा आगे शुरू हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन। अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि दिस ट्रांसक्रिप्शन इज स्लो। फर्ज कर ले कि बैक्टीरिया के इर्द गिर्द ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा है कि ग्लूकोज इज स्कार्स, ग्लूकोज बहुत कम है, ग्लूकोज नहीं है। अब अगर ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज कैटाबोलिज्म नीड्स एन इंक्रीज। लैक्टोज कैटाबोलिज्म जो है उसकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी का वाहिद जरिया जो ग्लूकोज था वो अब कम हो गया है, वो खत्म होने के करीब है। लिहाजा अगर ग्लूकोज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सेल को एनर्जी की जरूरत है। लिहाजा अब क्या किया जाएगा, अब आप क्या करेंगे, अब आप एक ऐसा फिनोमिना जो है वो शुरू करेंगे जो कि इससे बहुत डिफरेंट है। और वो कौन सा है? वो पॉजिटिव फीडबैक है। अब ग्लूकोज के स्कार्स होने की वजह से यहाँ पर एक जो है वो कंपाउंड एक्टिवेट होगा, जिसको आपकी बुक क्या कहती है, जिसको आपकी बुक कहती है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी, ठीक है। ये साइक्लिक एएमपी जो है ये एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की स्कार्सिटी से जो कंपाउंड एक्टिवेट हुआ वो है साइक्लिक एएमपी, और ये जो कंपाउंड है ये एक जो है वो एक अदद एंजाइम पर या एक अदद एक्टिवेटर प्रोटीन पर जाकर अटैच होगा। इस एक्टिवेटर प्रोटीन को आप कहते हैं CAP, द कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। अब यहां पर जो है वो गौर कीजिएगा, बहुत ही मजेदार किस्म का जो है वो फिनोमिना होने लगा है। ये है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। इसका काम क्या है? इसका काम है स्पीडिंग अप द लैक्टोज कैटाबॉलिज्म। ये लैक्टोज कैटाबॉलिज्म को स्पीड अप करेगा। और अब यानी अब ये जो CAP है ये अभी इनएक्टिव है। CAP अभी इनएक्टिव है, लेकिन इसका काम क्या है कि ये लैक्टोज कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर सकता है। लिहाजा अब आप क्या करेंगे, आपके इर्द गिर्द ग्लूकोज नहीं है, आपको एनर्जी चाहिए, लिहाजा आप क्या करेंगे, आप अब इसको एक्टिवेट करेंगे। कैसे? इस साइक्लिक AMP को आप अटैच कर देंगे इस CAP के साथ। जैसे ही CAP के साथ साइक्लिक AMP अटैच होगी, फौरी तौर पर ये CAP जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। और एक्टिवेटेड फॉर्म में आकर ये कहां ज्वाइन होगा, गौर कीजिएगा, ये ज्वाइन होगा अपस्ट्रीम टू प्रोमोटर, यानी प्रोमोटर से भी पीछे, प्रोमोटर से भी पीछे जाकर ये ज्वाइन होगा। और प्रोमोटर से पीछे जाकर जब इसने ज्वाइन होना है तो ये क्या करेगा, अब सवाल ये पैदा होता है इसका काम क्या है। बेटा इसका काम है ये आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट को स्पीड अप करता है, ठीक है। ये यहां पर ये एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड है, एंड इट स्पीड्स अप द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, स्पीड्स अप द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब ये होगा कि जितनी तेजी से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करेगा उतनी ही अच्छे तरीके से जो है वो क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी। तो यानी यहाँ पे इस बात का मकसद क्या है, इस बात का मकसद ये है कि भाई ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी का कोई जरिया अवेलेबल है, और वो कौन सा है, एनर्जी का कोई तो जरिया अवेलेबल होना चाहिए, और वो कौन सा है, वो है लैक्टोज। लैक्टोज का आपने क्या किया है, लैक्टोज का आपने करना शुरू कर दिया मेटाबॉलिज्म। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लैक्टोज का जो है मेटाबॉलिज्म वो क्या है, वो स्लो है। लिहाजा आप क्या करेंगे, ग्लूकोज की कमी की वजह से साइक्लिक AMP एक्टिवेट होगा। ये CAP, हमने क्या कहा, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करेगी, ये इधर जाकर ज्वाइन होगी और ये आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट को एनहांस कर देगी, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्पीड अप होगी और ट्रांसलेशन भी स्पीड अप होगी। यहां पर वो क्या कहता है, व्हेन CAMP बाइंड टू दिस रेगुलेटरी प्रोटीन it can attach to a specific site at the upstream end of the lag promoter, ठीक है। This attachment increases the affinity of RNA polymerase for the promoter which is actually rather low। अब इसका मतलब ये है, अगर आपने लैग ओपेरॉन को ऑन भी कर दिया, दोबारा सुनिए, अगर आपने लैग ओपेरॉन को ऑन भी कर दिया तब भी वो स्लो स्पीड पर काम करेगा, अनटिल एंड अनलेस आप क्या करें, आप इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए CAP को एक्टिवेट कर दें, यानी कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन को एक्टिवेट कर दें। तो वो क्या करेगी, वो उसकी स्पीड बढ़ा देगी, ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड बढ़ा देगी, और अल्टीमेटली ट्रांसलेशन की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। दिस इज द
पॉजिटिव फीडबैक, यानी आपने लैक्टोज ज्यादा करवाने के लिए आपने मजीद उसको आरएनए पॉलीमरेज की जो है वो एक्टिविटी को ज्यादा करवा दिया। लैक्टोज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तो जब आपने एक स्टिमुलस मिलने पे लैक्टोज ज्यादा करवा दिया तो ये कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। आपने लैक्टोज कम नहीं करवाया बल्कि उसको मजीद एनहांस करवा दिया, इस वजह से इसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। जी बेटा, कुछ सवाल है तो बताइए। आज अल्लाह खैर ही करे। यानी सर पता नहीं, आज तो कोई सवाल बन ही नहीं रहा। सवाल चले वो तो खैर है, लेकिन आज कुछ रिस्पॉन्स की जो है वो खतरा फील हो रहा है। और ये बच्चे किधर हैं, क्या चक्कर है? जी सर, आज हमें भी लग रहा है कि थोड़ी चुप लगी हुई जरूर है। इस टाइम का इशू तो नहीं है आप लोगों को? नहीं आप नहीं लोग सर, भी टाइम तो सही है, अब वैसे में कमी आ रही है। या तो सर कुछ 9 पे लेट जल्दी हो जाते हैं। उनका भी इशू है वो अपना असल में वो सदफ सदफ का तो खैर इशू नहीं, उधर से अक्सा का भी इशू आ रहा है। टाइम का नहीं, उसका लाइट का इशू आ रहा है। नवाज आप बताइए यार, क्या हालात है सिंध में? आपका एरिया कैसा, ठीक है? आपको ये टाइम सूट कर रहा है? नहीं तो बाहर ही जाना होता है, कोई भी टाइम में चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा जी ओके। सर। जोहा क्यों गई बेटा क्लास छोड़ के, समीना? सर बताया तो नहीं है उसने। और कौन रह गया? हाँ एनी बेटे, फरीहा क्यों नहीं आई? मैं किस किस का पूछूं, किससे पूछूं व्हाट्स क्लास के दौरान? अच्छा, आप इस वजह से आंसर नहीं कर रही हैं, आपका कोई नेटवर्क इशू आ रहा है आपका, है नहीं? अच्छा नहीं, ये तो हुदा का है। जी सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप इजी बैठे, कोई बात नहीं। हम पढ़ते हैं, कोई नहीं। जो बच्चों को जिनको प्रॉब्लम आ रहा है वो इंशाल्लाह बाद में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक इशू तो ये है ना कि कल एक पेपर है। अब एनी तो बैठी हुई है, हुदा का नेटवर्क का इशू आ रहा था, फरीहा शायद इसी वजह से ना आई। तो चलो ठीक है बेटा, अब आ जाती है बात किसके हवाले से? यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के हवाले से, क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक बात कर ली, लेकिन एक बात हमें पता लग गई, और वो ये है कि जो यूकैरियोट्स हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये रेगुलेशन उनमें भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। और हमें ये बात भी पता लग गई कि फर्मेंटेशन हमेशा जो है वो उसकी वजह से नहीं होती। फर्मेंटेशन हमेशा उसकी वजह से नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बल्कि सम टाइम फर्मेंटेशन करना जो है वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि फर्मेंटेशन क्योंकि ग्लूकोज होती ही नहीं है, लिहाजा आप लैक्टोज को ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये भी एक रीजन है। तो फर्मेंटेशन का वो जो एक छोटा सा महदूद सा बड़ा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट है हमारा, वो भी गलत है। ठीक है, वो भी वैलिड है, वो भी वैलिड है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस से फर्मेंटेशन होती है। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं अभी आपको बड़ी ही सॉलिड बात बता दूं, जो हमें हमारे टीचर ने बताई थी, कि फर्मेंटेशन असल में क्या होती है। आप अगर प्रोकैरियोट लेवल की बात करते हैं तो फर्मेंटेशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी एक डेफिनेशन इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये जो फर्मेंटेशन होती है इसकी डेफिनेशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी डेफिनेशन ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट ए वीक प्रोसेस, इट इज अ वेरी बेनिफिशियल प्रोसेस, जो कि बहुत से ऑर्गेनिज्म जानबूझ के इख्तियार करते हैं। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस, उसकी वो जो है वो एक अजीब सी जो हमारे जहनों में आ जाती है कि फर्मेंटेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक बेकार सा प्रोसेस है, जो कि उस टाइम पर हो जाता है जिस टाइम पर हमारे ऑक्सीजन कम होती है। यूकैरियोटिक सेल में ऑक्सीजन की कमी, आपको ये बात एक जो है वो बात बताता हूँ कि जब पहले जमाने में शराब बना करती थी, तो वो जो जिस फल से शराब बनानी होती थी उसको एक गड्ढे में डाल के उसको जमीन में गाड़ देते थे। अब वो उसको जब जमीन में गाड़ देते थे तो वो बेसिकली क्या है, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट करते हैं, जो फंगस है और यूकैरियोटिक सेल है। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है
वो करते हैं कौन? वो करते हैं बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो आपके सामने इस वक्त वो जो उसमें मौजूद है मिल्क में लैक्टिक एसिड को तोड़ने की एक वजह तो ये है, सॉरी, लैक्टोज को तोड़ने की एक वजह तो ये है कि वहां ग्लूकोज है ही नहीं, और दूसरी वजह ये है कि वो मिल्क में है, मिल्क में ऑक्सीजन कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये चंद एक रीजंस हैं जिसकी वजह से फर्मेंटेशन हुआ करती है, और ये बाकायदा कुछ ऑर्गेनिजम्स का प्राइमरी प्रोसेस है जो वो बाकायदा किया करते हैं। तो एक तो ये बात आ गई। अच्छा, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वे मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स, वे कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये क्यों कॉम्प्लेक्स है? उसकी वजह आप लोगों के सामने है, और वो ये है कि खास तौर पर अगर आप हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको एक अच्छे तरीके से बात पता है कि जो डीएनए है, डीएनए वो हिस्टोन के चक्कर लगाता है। ये 4 हिस्टोन्स हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से देख लीजिए, ये 4 अदद हिस्टोन्स हैं, और ये जो डीएनए है ये बाकायदा हिस्टोन के इर्द गिर्द ऐसे रैप होता है, और रैप होकर उसके बाद ये इसको आप कहते हैं यूनिट ऑफ फोल्डिंग। यूनिट ऑफ फोल्डिंग यानी आपकी जो फोल्डिंग है वो इससे रिप्रेजेंट होती है कि जो फोल्डिंग है वो यहां से होती है। अच्छा, लेकिन अब एक और बात सुनिए, इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि प्रोमोटर्स ऑफ मेनी जीन्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम है ना, ये न्यूक्लियोसोम है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इसको पैक करते हैं ना, तो प्रोमोटर्स ऑफ मेनी जीन्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियोसोम। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब बहुत से जीन्स के प्रोमोटर्स ही कहाँ मौजूद होंगे, न्यूक्लियोसोम में होंगे, तो अब आप आगे खुद गैस लगा सकते हैं कि वो जीन कैसे वो होगा, ट्रांसलेट होगा, क्योंकि जाहिर है अगर प्रोमोटर न्यूक्लियोसोम के अंदर है, प्रोमोटर न्यूक्लियोसोम के अंदर है, तो ऑब्वियसली ऑपरेटर भी न्यूक्लियोसोम के अंदर होगा। लिहाजा अब आपको क्या करना पड़ता है? अब आपको जो न्यूक्लियोसोम है, जब भी आपने कोई जीन ऑफ रखना है, याद रखिए सेल्स आमतौर पर एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट नहीं होते कि उनमें डिफरेंट जीन्स होते हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि तमाम सेल्स में जीन्स एक ही तरह के होते हैं। सेल एक दूसरे से डिफरेंट किसकी वजह से होते हैं? सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट आमतौर पर अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन की वजह से होते हैं। जेनेटिक एक्सप्रेशन की वजह से कि उस सेल में कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, उस सेल में कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये चीज जो है डिफाइन करती है कि डिफाइन विच सेल इज ऑफ विच टाइप। आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है ना कि कोई भी ऐसे सेल नहीं है कि जिनके अंदर जीन्स डिफरेंट हो। विच सेल इज डिफाइंस विच सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये तो आपको जो है वो पता है कि कोई भी ऐसा न्यूक्लियस नहीं है कि जिसके अंदर डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल सब में सेम होता है। तो फिर सेल्स को डिफरेंट कौन बनाता है? सेल्स को डिफरेंट उनके अंदर मौजूद जीन्स बनाते हैं, और वो जीन्स कौन से होते हैं? वो बड़ी महदूद जीन्स होते हैं। याद रखिए, यहां पर अब थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। सम जीन्स आर ऑलवेज ऑन इन एवरी सेल। ठीक है, ये कौन से जीन्स होते हैं? आप में से किसी को पता है तो आप आंसर कर दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को इसका अंदाजा होगा। और ऑलवेज ऑन ये कौन से जीन्स होते हैं? ये बेटा इनको कहा जाता है हाउस कीपिंग जीन्स। ये वो जीन्स होते हैं कि जिनका जो है वो ऑन होना लाजमी होता है। ठीक है, ये इनका ऑन होना लाजमी होता है, क्योंकि ये जीन्स अगर ऑन नहीं होते, इफ दीज जीन्स आर नॉट टर्न्ड ऑन, तो इवन सेल ही सरवाइव नहीं करता। तो ये जीन्स हर सेल में ऑन होना जरूरी होते हैं, इस वजह से आप इनको हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो कि स्पेशली जिनको ऑन किया जाता है, स्पेशली टर्न्ड ऑन। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंसुलिन के जीन की बात करेंगे तो इंसुलिन का जीन जो है उसको स्पेशली टर्न ऑन किया जाएगा, स्पेशली टर्न ऑन किया जाएगा ताकि वही सेल इंसुलिन का जीन प्रोड्यूस करे। बाकी जो सेल्स होंगे उनके अंदर जो है वो क्या किया जाएगा, उनके अंदर जो इंसुलिन का जीन है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन, वो किसमें रखा जाएगा? उसको आप रखेंगे न्यूक्लियोसोम के अंदर, उसका प्रोमोटर आप पैक करके रखेंगे ताकि उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच हो ही ना सके। अच्छा, इसके अलावा आपको एक बात और बताता हूं कि इफ वी वांट टू अनरैप ए जीन,
अनरैप का क्या मतलब है कि आप उसको हिस्टोन पर से उतारना चाहते हैं, तो उसकी भी स्ट्रेटजीज मौजूद होती हैं, उसकी स्ट्रेटजीज मौजूद होती हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। स्ट्रेटजी बेशक मौजूद है, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे तमाम सेल्स के ना तो यूक्रोमेटिन सेम होते हैं और ना ही हेट्रोक्रोमेटिन सेम होते हैं। याद आया? मैंने आप लोगों को खास तौर पर बताया था कि हेट्रोक्रोमेटिन तमाम सेल्स का इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि तमाम सेल्स एक ही तरह के जीन्स को ऑन नहीं रखते। तो वो जीन्स जिनको पर्पसफुली ऑफ किया जाता है वो हेट्रोक्रोमेटिन में काउंट होते हैं, वो भी हेट्रोक्रोमेटिन में काउंट होते हैं। जैसे मैंने आपको टेंडम रिपीट्स का भी बताया था, मैंने आपको ट्रांसपोजोन्स का भी बताया था, ये हेट्रोक्रोमेटिन में काउंट होते हैं। तो बहुत से जीन्स ऐसे हैं जिनको बाकायदा पर्पसफुली हेट्रोक्रोमेटिन में रखा जाता है, और आमतौर पर वो तमाम जीन्स ऑन ही रखे जाते हैं जो यूक्रोमेटिन में आते हैं। लेकिन आपको जीन अनरैप करने पड़ते हैं। मुझे बताइए कब जीन अनरैप करने पड़ेंगे? एक्सप्रेशन के लिए, रेप्लिकेशन की बात मत कीजिएगा। सिर्फ एक मौका है जहां पर आपको पर्पसफुली, सॉरी दोबारा बोलिए। जब प्रोटीन चाहिए होगी। नहीं, फर्ज करें कि आपके सेल्स में वो तमाम जीन्स अवेलेबल हैं जितनी जीन्स की जरूरत है। हाउसकीपिंग जीन्स भी अवेलेबल हैं और अदर जीन्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑफ हैं उनको भी ऑन करना पड़ेगा। वो सिर्फ एक मौका होगा। गेस कीजिए, उनको भी आप अनरैप करेंगे। वो मौका होगा जब आप जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंट करेंगे। तब आप हर उस जीन को जो रैप्ड है, क्योंकि ये रैप आएंगे, ये रैप हुए हुए आएंगे, ठीक है। यहां पर बकायदा एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि एवरी जीन दैट इज टर्न्ड ऑफ विल बी टर्न्ड ऑन एट एम्ब्रियोनिक लेवल। इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में कहीं पर आपका जुमला लिखा हुआ है ये वाला। मुझे नहीं पता 10th एडिशन में है कि नहीं। हर जीन को ऑन किया जाएगा ताकि वो दोबारा से अपना काम शुरू करे। तो ये जो होता है ना, मैं अब आपको एक और बात बताता हूं। आपको मैंने ये बात उसमें भी बताई थी, याद कीजिए, मैंने आपको जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में भी ये बात बताई थी। और बाय द वे, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की बात आई तो मुझे याद आया कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भी उन्हीं जीन्स में है जो कि हेट्रोक्रोमेटिन में। जीनोमिक इम्प्रिंटेड जीन्स जो होते हैं वो भी उन्हीं जीन्स में है जो हेट्रोक्रोमेटिन में शामिल होते हैं, परमानेंट हेट्रोक्रोमेटिन में, जिनको किया जाता है। अब ये जो मैं आपको बात बताने लगा था कि होता क्या है कि while making gametes all genes will be programmed to go back to ओरिजिनल कन्फॉर्मेशन। ओरिजिनल कन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि उनको वापस उस तरह भेज दिया जाएगा जिस तरह अब वो दोबारा से जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक आप लोगों के जहनों में सवाल ये आ सकता है कि अच्छा, अगर जीन को हमने एक्सप्रेस करना है और एक जीन जो है वो हिस्टोन्स के अराउंड जो है वो रैप हुआ है, तो उस जीन को हम कैसे ऑन करेंगे? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। एक जीन को अगर आपने हिस्टोन के अराउंड रैप हुए हुए जीन को आपने ओपन करना है, तो होता क्या है कि ये जो शुरू का हिस्सा होता है ना इसका, जिसको लिंकर डीएनए भी कहते हैं, उसको सो कॉल्ड टेल डीएनए भी कहते हैं। जो हिस्टोन में से बाहर निकला होता है, इस न्यूक्लियोसोम में से बाहर निकला होता है, उसको टेल डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपने इस जीन को शट डाउन करना है, इफ यू वांट टू शट डाउन दिस जीन, तब आप क्या करते हैं? तब आप इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। टेल डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दें, यहां पर एंजाइम नहीं अटैच होंगे, ये इसके बाद जो है आकर ये प्रोसेस ही नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर इसको ऑन करना है तो आप इसके ऊपर क्या ग्रुप लगाते हैं? आप इसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप लगाते हैं, और एसिटाइल ग्रुप, इसको एसिटाइलेशन कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप लगाते हैं। ये जीन जो है वो ऑन हो जाता है और इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। एक थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन है, ये वो वाला जो मैंने अभी आपको बताया था कि जीन्स डिफरेंट और सेल्स जो हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं? वो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन की वजह से होते हैं। अच्छा,
खैर मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो वाली लाइन जिसमें ये बात लिखी हुई है। क्या हो गया? हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये देखिए, हिस्टोन एसिटाइलेशन अपीयर्स टू प्रोमोट ट्रांसक्रिप्शन बाय ओपनिंग अप द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। एसिटाइलेशन जो है वो यही होता है। फिर इसके नीचे देखिए डीएनए, सॉरी ये कहाँ पहुंच गए, अच्छा अगले पेज पे आ गए। डीएनए मिथाइलेशन देखिए, मिथाइलेशन अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स while some enzymes methylate the tails of histone proteins, a different set of enzymes can methylate certain bases in the DNA itself, usually cytosine। यानी जो मिथाइलेशन है वो दो लिहाज से हो सकती है। एक, हम मिथाइलेशन कर सकते हैं, हम हिस्टोन ही क्लोज कर दें, हिस्टोन को ही ना खुलने दें। दूसरी मिथाइलेशन की जाती है जीन साइलेंसिंग के लिए, और ये हमारे कुछ सेल्स बकायदा करते हैं जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग क्या होती है? जीन साइलेंसिंग ये होती है कि एक जीन ओपन है, एक जीन ओपन है, उसका प्रोमोटर भी ओपन है, जीन ओपन हुआ हुआ है, उसका प्रोमोटर भी ओपन हुआ है, लेकिन आपने क्या कर दिया है, आपने खास तौर पर साइटोसिन जो नाइट्रोजिनस बेस है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। इस मिथाइल ग्रुप की वजह से इसके ऊपर क्या अटैच नहीं हो सकेंगे, एंजाइम अटैच नहीं हो सकेंगे, दैट वुड नॉट लीड टू द ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हिस्टोन की मिथाइलेशन कर दें, ऐसा भी हो सकता है कि आप जीन की मिथाइलेशन कर दें, दोनों काम जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आपने यूकैरियोट का जीन ओपन करना है तो डेफिनेटली यूकैरियोट का जीन आपको ओपन करने के लिए हो सकता है कि आपको उसको हिस्टोन से भी खोलना पड़े, नहीं तो हो सकता है कि आपको उसकी डीमिथाइलेशन करनी पड़े। एक जीन ऑफ है, उसको ऑन करना है तो उसकी आपको डीमिथाइलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। यहां पर जो है वो ये खैर उन्होंने मुख्तसरन सब बताया हुआ है। हिस्टोन एसिटाइलेशन, एन टर्मिनस, एन टर्मिनस होता है जिसपे आप एसिटाइलेशन भी कर सकते हैं और मिथाइलेशन भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हिस्टोन टेल दिखाए हुए हैं इन्होंने ना, ये हिस्टोन के इर्द रैप हुआ हुआ, ये हिस्टोन के टेल दिखाए हुए हैं जिनको आप कर सकते हैं, एसिटाइलेशन भी कर सकते हैं। अब ये आपने एसिटाइल ग्रुप, यहाँ पर अगर आप एसिटाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ये ऑन होकर आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन जो है, यूकैरियोटिक डीएनए की, वो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। लेकिन एक बात आपको बहुत वाजे तौर पर बताया बेटा, वो इस वाले उससे जो है वो वाजे हो जाएगी कि आपको सबसे पहले तो जो ये जो आपका सेल है उसको सिग्नल चाहिए होगा, क्योंकि एम बिला वजह कोई प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज नहीं हुआ करती। सबसे पहले सिग्नल होगा, आप क्रोमेटिन को ओपन करेंगे। ठीक है, फर्ज कर लें आप उसको अनपैक करते हैं। एक मैंने आपको बताया ना, कुछ हाउस कीपिंग जीन्स हैं, उनको तो आपको हर वक्त ऑन रखना पड़ेगा। लेकिन कोई एक ऐसा जीन है जिसकी डिमांड आ गई है, जैसे कोई खास जीन्स हैं जो कि ऑन होते हैं एक खास एज में जाके। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप उन जीन्स को जो है वो बकायदा उसको आप अनपैकिंग करेंगे, अनपैकिंग करके उसकी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, उसकी एडिटिंग करेंगे एक्सॉन इंट्रॉन की, टेल जो है उसको वो टेल वगैरह लगाएंगे, फिर आप उसको भेजेंगे साइटोप्लाज्म में, वहां से वो जाएगा राइबोसोम के पास, पॉलीपेप्टाइड बनेगी। यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसको एक्टिव प्रोटीन बनाया जाएगा गोल्जी एपरेटस में जाके। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है यूकैरियोट्स में, जो कि जिसमें आप ये देखिए कि हर लेवल पे रेगुलेशन हो सकती है। ये असल में बात, इस चैप्टर का थीम रेगुलेशन है ना, तो सबसे पहले रेगुलेशन यहाँ हो सकती है, उसके बाद इस जगह पर है, फिर इस जगह पर ट्रांसलेशन करनी है कि नहीं करनी, उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है या नहीं करनी, पॉलीपेप्टाइड बनी है तो उसको एक्टिव बनाना है कि नहीं बनाना। अगर एक्टिव हो गई है और वो एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड है, एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड का मतलब ये है कि फर्ज करें एक एंजाइम आपने बना दिया है, लेकिन उसको आपने उसकी एलोस्टेरिक साइट को एक्टिवेट नहीं किया, यानी ये इनएक्टिव है, ये एलोस्टेरिक साइट है, ये इनएक्टिव है, तो वो एक्टिव नहीं रहेगी बल्कि वो इनएक्टिव होगी। तो ये हर लेवल पर इसको रेगुलेट किया जा सकता है। यहां पर एक और बहुत ही जबरदस्त किस्म का सेंटेंस है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। एंजाइम्स मिथाइलेट द करेक्ट ऑर्डर। ये देखिए, मिथाइलेशन पैटर्न्स आर thus passed on and cells forming specialized tissue keep a chemical record of what occurred during embryonic development। यानी एक दफा जब आपका टिश्यू बन गया, बड़ी ही जबरदस्त बात है, जब एक दफा आपका टिश्यू बन जाएगा ना, उसके बाद सेल्स इस बात का अंदाजा रखेंगे कि कौन से जीन्स को बाकायदा हमने ऑफ किया है।
वो ऑन हो सकते थे, उनको ऑफ किया गया। और उनको ऑन दोबारा कब किया जाता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दोबारा ऑन कर दिया जाता है। अगर उनको आपने अपने टिश्यू में ऑफ किया भी हुआ है ना, तो आप एम्ब्रियोनिक लेवल पे उनको दोबारा ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस है। ये जो है वो, ये क्या चीज है? ये है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ट्रांसमिटेड बाय मैकेनिज्म्स नॉट इन्वॉल्विंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इटसेल्फ इज कॉल्ड एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। ये कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं कि जिनको जो है वो हम इंशाल्लाह एक बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी नजर मारेंगे इस पूरे चैप्टर के दौरान। एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो बड़ी ही यूनिक चीज है, जिसमें डीएनए मिथाइलेशन का प्रोसेस मुस्तकिल जो है वो इंटरप्शन करता रहता है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। जी बेटा, कोई सवाल? सर ये जो मिथाइल